हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आज मैं आपको क्लास 10th के फिजिक्स का 2 अंक स्तरीय सब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो दोस्तों इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जो दोस्तों इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए यह प्रश्न जो है 2 अंक स्तरीय जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी यह वीडियो को पढ़ सके और इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह से और अच्छा अंक उठा सके। यहाँ दोस्तों पहला प्रश्न है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु में अंतर लिखें। तो दोस्तों यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रदीप्त, यानी प्रदीप्त किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर परिभाषा है, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य मोमबत्ती, यानी कि दोस्तों सूर्य और मोमबत्ती जो है या बिजली के बल्ब जो है वह क्या करता है, विद्युत उत्सर्जित करती है। तो इसे ही हम दोस्तों प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और इधर है दोस्तों यहाँ अप्रदीप्त वस्तु। तो इसका परिभाषा है दोस्तों, वैसे वस्तु जिसमें कोई प्रकाश नहीं हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है टेबुल, यानी यहाँ पर उदाहरण है टेबुल, कुर्सी, पुस्तक, पत्थर, यानी इन सभी में कोई प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए दोस्तों इसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कि प्रकाश क्या है दोस्तों, प्रकाश जब सूक्ष्म क्या है, जब सूक्ष्म कणों क्या है, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है। क्या होता है, पड़ता है, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषण क्या करता है, अवशोषित है दोस्तों, अवशोषित, क्योंकि अवशोषित यहां पर होना चाहिए, अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत क्या करता है, विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो दोस्तों एक बार और इसे हम पढ़ लेते हैं किसका, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीका से। तो कह रहा है यहाँ पर प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। अब आगे प्रश्न है दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं आगे प्रश्न है कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम जानेंगे
प्रकाश का परिवर्तन के बारे में। तो प्रकाश का परिवर्तन हमें यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन का परिभाषा क्या है। तो दोस्तों इसका परिभाषा होगा प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश की किसी वस्तु से, यानी कि दोस्तों किसी वस्तु से होना चाहिए, किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का तो दोस्तों इसको एक बार और पढ़ लेते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन या परिवर्तन कहते हैं, यानी चेंज होना, कि रिटर्न होना, इसी को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों अब हमें देखना है कि इसमें कि आगे क्या प्रश्न है। तो दोस्तों आगे प्रश्न है चौथा, यहां पर बता रहा है कि परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। तो परावर्तन के नियम क्या है। तो दोस्तों हम इसके बारे में भी जानेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन के नियम के बारे में। तो दोस्तों यहां चौथा प्रश्न है परावर्तन के नियम लिखिए, या दोस्तों परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर कर जिन नियम यानी नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तन क्या होता है, परावर्तित होती है उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। अब दोस्तों इसे हम देख लेते हैं कि इसका नियम क्या है। तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। तो इसका हो गया ये आंसर। अब पांचवा प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। अब दोस्तों हमें प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में लिखना है कि इसका नियम क्या है। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के हम जानते हैं कि कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। कितने हैं,
दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, तो हम पहला नियम लिखते हैं इसमें। तो पहला नियम है दोस्तों, आपतित किरण परावर्तित, अब क्या होगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, क्या है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, क्या है, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यह तो पहला नियम हो गया। अब इसका दूसरा होगा दोस्तों कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहा क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा है दोस्तों आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यह हो गया दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आप जरूर इसे याद कर लें, ताकि दोस्तों ऐसे बिहार बोर्ड एग्जाम में इसे इस तरह के प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है। तो जरूर याद कर लें दोस्तों, ताकि आपको यह सुविधा मिल सके और याद अच्छी तरीके से हो सके। तो यहां पर 6ठा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब किस विशेषताएं को लिखें। यानी कि कह रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखें। अब इसकी विशेषता दोस्तों हम 1 से 2 कर लेंगे, क्योंकि 1 से 2 ही विशेषता पूछे जाते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न में। तो दोस्तों इसे हम अच्छे तरीका से देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों इसका होगा, इसका आंसर पहला होगा कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। पहला हो गया प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो दूसरा दोस्तों देख लेते हैं फिर कि दूसरा क्या है। तो दोस्तों दूसरा है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से वस्तु के आकार के बराबर, क्या होगा, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। और तीसरा यहां पर देख लेते हैं दोस्तों कि तीसरा इसकी विशेषता, इसका क्या है। तो इसका तीसरा विशेषता है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधी, यानी वस्तु की अपेक्षा
हमेशा सीधा बनता है। होता है क्या? सीधा बनता है। तो ये हो गया इसका तीसरा। और चौथा भी देख लेते हैं दोस्तों कि चौथा इसका क्या है विशेषता। तो चौथा विशेषता है कि प्रतिबिंब पार्श्व क्या है? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। क्या होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो यह है दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। क्या है? 4 वो विशेषता बता दिए। इसमें आपको दोस्तों 2 या 3 ही विशेषता पूछे जाएंगे। अगर आप इस विशेषता, चारों विशेषता को अच्छी ढंग से पढ़ लेते हैं, बिहार बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको आसानी तरीका से इसे जवाब दे सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे अब कि अवतल दर्पण। 7वां नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो अवतल दर्पण का उपयोग, तो दोस्तों यहाँ पर हम जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कैसे लिखें और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो दोस्तों इसका अवतल दर्पण का उपयोग हम जानते ही हैं कि डॉक्टरी, यानी देखे होंगे आप कि डॉक्टर जो है नाक, कान, आँख को देखने में किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। तो हम इसमें वही बात लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो जैसे कि अब हम इसका उपयोग के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, जैसे आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग, तो यहाँ पर उपयोग लिख दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि दाढ़ी, क्या है दोस्तों? दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो दाढ़ी बनाने में। तो क्योंकि वहां पर दोस्तों कि छोटा वस्तु हमें बड़ा दिखाई दे, इसके लिए हम उसमें क्या करते हैं? दर्पण में उपयोग करते हैं। अब जैसे हो गया दोस्तों टार्च, क्या हुआ? टार्च। उसके बाद वाहनों, यानी कि दोस्तों वाहनों के हेडलाइट, क्या है? वाहनों के हेडलाइट, वाहनों के हेडलाइटों में, यानी कि हम जो गाड़ी चलाते हैं उसके आगे जो हेडलाइट होते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं। तो आप इस तरीका से इसका उपयोग लिख सकते हैं। या दोस्तों यहां पर हम और लिख सकते हैं कि डॉक्टर द्वारा मरीजों के नाक, कान, दांत को देखने में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप आसानी तरीका से इसे समझ सकते हैं। तो चलते हैं अगला प्रश्न उसी प्रकार देखेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें, यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग हमें लिखना है। तो दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे कि हम कि स्कूटर, क्या लिखें? स्कूटर, मोटर गाड़ी, क्या लिख रहे हैं? मोटर गाड़ी तथा बस, क्या लिखें? तथा बस के साइड मिरर, लिखते हैं ना, साइड मिरर के रूप में। तो दोस्तों हम उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? स्कूटर, मोटर गाड़ी तथा बस के साइड मिरर के रूप में, या चाहे दोस्तों जितने वाहन हैं उसमें हम साइड मिरर के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं वह हमारा उत्तल दर्पण होता है। क्योंकि दोस्तों बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाने में इसका उपयोग किया जाता है, जिसके कारण हम पीछे की वस्तु को आसानी तरीका से देख सकते हैं। तो इसीलिए हम दोस्तों यहाँ पर लिखें स्कूटर, मोटर गाड़ी तथा बस के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब उसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर
9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो आवर्धन किसे कहते हैं दोस्तों, तो आवर्धन की परिभाषा हम भी जानेंगे और आसानी तरीका से जानेंगे, क्योंकि आप दोस्तों इस पर गौर से ध्यान देते रहिएगा कि हम क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। इसको अगर गौर से ध्यान देते हैं तो आप अच्छी तरीका से इसे जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो दोस्तों हम इसे परिभाषित कर रहे हैं, तो आप जरूर गौर से ध्यान दें यहाँ पर कि आपको ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पर कहा कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका परिभाषा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आवर्धन। आवर्धन कहते हैं। अब दोस्तों यहां पर हम लिख सकते हैं कि आवर्धन, यानी इसे लिख सकते हैं कि हम इसे m से क्या करते हैं, m से सूचित करते हैं। और इसका सूत्र होता है दोस्तों m बराबर h डैश बटे h। तो हम इसे इस तरीका से भी दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया आवर्धन सूत्र और इसका परिभाषा। अब उसी प्रकार हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र को लिखें। तो दोस्तों वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव की तरीका से या चाहे 2 नंबर की तरीका से पूछ सकता है प्रश्न कि दर्पण के सूत्र को लिखें। तो दर्पण का सूत्र दोस्तों लिखने के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर दर्पण का सूत्र होता कैसे है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये हो गया दोस्तों हमारा इसका उत्तर। तो आप इसे अच्छी तरीका से याद कर लें ताकि आपका 2 नंबर ना छूटे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं इसी प्रकार कुछ प्रश्न। तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि f बराबर r/2 सूत्र होता है। f बराबर r/2 सूत्र होता है। तो दोस्तों तो हम लिख सकते हैं जहां पर कि यहां लिखा हुआ है r बराबर, बड़ी R लिख लेते हैं कि r बराबर 24 सेंटीमीटर और f हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र हो जाएगा क्या, f बराबर r/2, यानी f बराबर 24/2। अब दोस्तों इसे काटेंगे तो हमें आ जाएगा 12, यानी f बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी हमारा हो गया फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर।